जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इस एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, और हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मतलब कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके कितने अंक के रहते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे इसके फिजिकल टेस्ट में हाइट, आपका चेस्ट और रनिंग के बारे में। और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। रेलवे में जितने भी आपकी आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपकी चेकिंग, छेड़खानी या कोई लूटपाट हो जाती है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी आरपीएफ की रहती है। रेलवे का खुद का एक पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं इस एग्जाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल आपका इसमें ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीटेक, कुछ भी किया हो, केवल आपके पास स्नातक में डिग्री होनी चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी उम्र होना चाहिए वो 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। इसमें आपको उम्र में छूट दी जाती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 8 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 10 साल की छूट। एक कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देना चाहता हूँ। आधा जो आपकी वैकेंसी निकलती हैं उसमें जर्नल में छूट नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें आपको जर्नल में छूट मिलेगी। अब बात करें कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आपकी आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है वो 3000 पद, 3000 प्लस पद पर आपकी ये वैकेंसी आएगी, जिसमें आपकी एसआई की वैकेंसी 3000 रहने वाली है। इसके अलावा भी आपकी आरपीएफ में वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। अब बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला कैंडिडेट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो इसका जो नोटिफिकेशन है यह आपका नवंबर दिसंबर में जारी होगा। नवंबर दिसंबर में आप इसके फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगले साल अप्रैल में है चुनाव, और रेलवे में लगभग 2.5 लाख पद आपके खाली हैं। रेलवे ग्रुप डी के, टीटीई के, लोको पायलट के, ठीक है ना, टेक्नीशियन के। इसके अलावा आपका आरपीएफ में कांस्टेबल, ट्रेडमैन कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के पद खाली हैं, और रेलवे ग्रुप डी के भी पद खाली हैं। तो ये बहुत जल्द से जल्द आपके पद भरे जाएंगे। और पीयूष गोयल जी जो कि आपके रेल मंत्री है, उनने खुद ट्वीट करके बताया है। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका इसमें सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका सैलरी मिलता है। मतलब पहले आपका रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल, उसके बाद में आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल लिस्ट आता है। तो बात करते हैं आपके रिटन एग्जाम के बारे में। तो इसमें 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जी के जीएस प्लस में आपका करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूड रहता है, उसके रहते हैं 50 प्रश्न। रीजनिंग के रहते हैं 35 प्रश्न, और मैथ के रहते हैं 35 प्रश्न। टोटल आपके 35 35 70 5 12 120 प्रश्न आपके इसमें रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल होती है। माइनस मार्किंग आपका 1/3 की होती है। मतलब इसका यह होता है, अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। आपका जो पेपर होगा वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। मतलब आपका ऑनलाइन पेपर होगा। फिर होगा आपका कट ऑफ बनेगा पेपर का, उसके बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एससी एसटी कैटेगरी में आता है
तो उसका जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में बात करें तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती हैं और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर भी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बात करें आपकी चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। मैं करके बताता हूँ। सिंपल आपका नॉर्मल ऐसे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। जिस कैंडिडेट का 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूलेगा उसका स्टेमिना अच्छा माना जाता है, वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। या तो आपका 5 सेंटीमीटर फूल जाए मिनिमम, या 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आप दौड़ने जाते हो तो अपने आप आपका चेस्ट फूलने लगेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है जो कैंडिडेट आपका दौड़ तो निकल जाती है लेकिन जो कैंडिडेट कभी दौड़ने नहीं गया तो उसका चेस्ट ज़्यादा नहीं फूलता है। तो जब आप चेस्ट दौड़ने जाओगे तो अपने आप ही आपका चेस्ट फूलने लगेगा। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें आपकी रनिंग के बारे में, यानी आपकी दौड़ कितनी होगी और टाइम कितना मिलेगा, तो आपकी 1600 मीटर की इसमें रनिंग होगी पुरुष उम्मीदवार की, और टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का। महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की रनिंग होगी और टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा पूरा टाइम दिया जाता है। बात करें इसमें लॉन्ग जंप के बारे में, लॉन्ग जंप का जो पुरुष उम्मीदवार का जो डिस्टेंस होना चाहिए लॉन्ग जंप का वो 12 फीट का होना चाहिए और महिलाओं का 9 फीट का। बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप जो पुरुष उम्मीदवार का हाई जंप का डिस्टेंस होना चाहिए वो 3 फीट 9 इंच का होना चाहिए, महिलाओं का 3 फीट का होना चाहिए। बात करें सैलरी के बारे में, फिर आपको मैं प्रमोशन के बारे में बताता हूँ। तो सैलरी इसमें जो आपकी बेसिक पे रहती है वो 35,400 रुपये रहती है। इसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे DA मतलब DNS यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मकान का किराया होता है। उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी जो सैलरी बनती है वो 50 से 55 हज़ार के बीच में बनती है। इसके अलावा आपको इसमें ट्रेवल यानी आने जाने का जो किराया होता है, आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, इसमें मुफ्त किराया आपको रहता है, आपकी सुविधा रहती है। बात करें आपके प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप बनते हो सब इंस्पेक्टर, जो कि आपका भर्ती में नाम में दिया गया है कि RPF SI भर्ती। तो पहले आप बनोगे सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा, फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर जो कि आपका स्टेट पुलिस में कोतवाल होता है। उसके बाद फिर बनोगे आप DSP या आप जिसे हम CO भी बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर। उसके बाद बनोगे आप ASP के बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे। बाकी जो ऊपर आते हैं, ऊपर से भी आते हैं UPSC वाले कैंडिडेट, ठीक है ना, UPSC से सीधे वो कैंडिडेट आते हैं तो वो बनते पे ASP और ASP किसमें RPF में। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। और आप सबसे पहले एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि मैं एग्जाम के बारे में बता दिया हूँ, पहले से आपको पता होना चाहिए कि किस किस विषय से एग्जाम पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दिया सारी इसकी भर्ती प्रक्रिया। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछें, और मिलते किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।